22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो को अपना पहला ऑस्कर अवार्ड मिला। उन्हें ये अवार्ड अपनी फिल्म द रेवेनेंट में ह्यू ग्लास के किरदार के लिए मिला, लेकिन उनके लिए रोल निभाना आसान नहीं था। फिल्म में एक सीन के लिए डिकैप्रियो को भैंस का कच्चा लीवर खाना पड़ा था, जबकि असल जिंदगी में वो पूरी तरह शाकाहारी हैं। द रेवेनेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है एक आदमी जो लौट के आया हो, और यह इस फिल्म के लिए कई मायनों में सच है। अपना जीवन बचाने के संघर्ष और साथियों के विश्वासघात से लड़ता हुआ ह्यू ग्लास किस प्रकार वापस अपने घर पहुंचता है और अपने साथ हुए व्यवहार का बदला लेता है, यही इस फिल्म की कहानी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना सन 1820 के किसी साल पर आधारित है। शुरुआती सीन में ह्यू ग्लास को अपने बेटे हॉक से रेड इंडियंस की पावनी भाषा में बात करते हुए दिखाया गया है, जो उसे बता रहा है कि भले ही वो डरा हुआ है और चाहता है कि उसकी परेशानी दूर हो, मगर अंत में उसे तब तक लड़ना होगा जब तक उसकी आखिरी सांस भी रुक न जाए। जैसे ही हम ग्लास की आवाज़ सुनते हैं, हम ग्लास की तस्वीरें देखते हैं जिसमें उसकी रेड इंडियन पत्नी और बेटा है। उसके घर में आग लगाई जा रही है और वो अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पकड़े हुए हैं। ग्लास और हॉक अपने शिकार दल के अन्य लोगों के साथ एल्क नाम के बहुत बड़े हिरन का पीछा करते हुए एक नदी से गुजर रहे हैं। वे अन्य फर ट्रैपर्स के साथ अमेरिका के मिसौरी नाम के एक जगह में एक नदी के किनारे डेरा डाले हुए हैं। उनका नेतृत्व उनके कप्तान एंड्रयू हेनरी कर रहे हैं। उनकी पार्टी का एक लापता व्यक्ति नग्न हालत में बस्ती में आता है और उसकी पीठ में एक तीर लगने के कारण वह आगे गिर जाता है। एक अन्य व्यक्ति की गर्दन में तीर लग जाता है और वो कैंपफायर में गिर जाता है। श्वेत या गोरे लोगों के शिकार दल पर स्थानीय मूल निवासियों की एक जनजाति द्वारा खतरनाक तीरों से हमला किया जाता है। ये आरिकारा इंडियंस होते हैं, जिन्हें री इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है। गोरे लोग अपनी राइफलों से जवाबी फायर करते हैं। ग्लास पर हमला किया जाता है और उसका दम घुटने से लगभग मौत हो जाती है, लेकिन उसके दल का एक आदमी उसे बचा लेता है। कुछ लोग भागने के लिए अपने फर और सामान एक नाव की ओर इकट्ठा करते हैं। आरिकारा इंडियंस खुद अपने मुखिया की बेटी पोवाका की तलाश कर रहे हैं, जिसे किसी अज्ञात गोरे लोगों के किसी दल ने चुरा लिया है। गोरे लोगों के शिकारी दल के लोग नदी किनारे अपनी नाव छोड़ देते हैं और फोर्ट कियोवा की ओर जमीन पर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। हॉक को उसकी जाति के लिए जॉन फिट्जजेराल्ड द्वारा विरोध किया जाता है। हॉक असल में अपनी मां की ओर से आधा रेड इंडियन है, लेकिन ह्यू ग्लास तुरंत अपने बेटे का बचाव करता है और उसे जॉन फिट्जजेराल्ड के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से मना करता है। जंगल में शिकार करते समय ह्यू ग्लास की नज़र एक मादा ग्रिजली भालू और उसके बच्चों पर पड़ती है। नज़र पड़ते ही मादा भालू द्वारा उस पर तुरंत हमला कर दिया जाता है। भालू ह्यू ग्लास को पंजों से काटती है और उसे इधर उधर फेंक देती है। इसी बीच ह्यू ग्लास अपने बचाव करने की कोशिश करता है। गंभीर रूप से जख्मी हालत में भी ह्यू ग्लास भालू को गोली मारने में सफल हो जाता है, लेकिन गोली भालू को पूरी तरह जान से नहीं मार पाती है। वह भालू फिर से ग्लास पर हमला करती है। अधमरी हालत में भी ग्लास किसी तरह अपना चाकू निकाल लेता है और भालू पर चाकू से कई बार वार करता है और वो दोनों एक छोटी पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और मरे हुए भालू का भारी भरकम शरीर ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है। बाद में शिकारी दल के बाकी लोग ह्यू ग्लास को ढूंढते हैं और उसके गहरे घावों पर मरहम पट्टी और टाँके लगाने की कोशिश करते हैं। इस बीच आरिकारा इंडियंस पोवाका की खोज जारी रखते हैं। वो फ्रांसीसी फर व्यापारियों के पास आते हैं और 5 घोड़ों के बदले नदी के किनारे पाए फर का व्यापार करते हैं, जो उन्होंने शिकारी दल के लोगों के ऊपर हमला करने के बाद पाया था। शिकार दल के लोग ग्लास को एक लकड़ियों से बनाए हुए स्ट्रेचर पर ले जाते हैं, लेकिन उसके बॉडी का भार केवल उन्हें धीमा कर देता है। वे उसे एक पहाड़ी पर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेचर बर्फ में फिसलता रहता है और दल के बाकी लोगों को भी फिसलाकर नीचे लाता रहता है। फिट्जजेराल्ड सबको सुझाव देता है कि उन्हें ग्लास को मारना होगा ताकि वह अपने दुखों से बाहर निकल सके। हेनरी ग्लास की आंखों को ढक देता है और लगभग उसके सिर में गोली मार ही देता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए खुद को नहीं मना पाता। हेनरी ग्लास के साथ पीछे रहने वाले किसी भी व्यक्ति को $75 का भुगतान करने की पेशकश करता है। हॉक और जिम ब्रिजर इस काम के लिए वॉलंटियर करते हैं। हालांकि फिट्जजेराल्ड बोलता है कि जो भी ग्लास के साथ रुकेगा उसके ग्लास के साथ साथ मरने की संभावना पूरी होगी। यह सुनकर हेनरी अपने पेशकश को $100 तक बढ़ा देता है। यह सुनकर फिट्जजेराल्ड भी ग्लास के मरने तक उसके साथ रहने का फैसला करता है। ग्लास असहाय अधमरी हालत में बहुत दर्द में होता है और रात को हेलुसिनेशन में वो अपनी पत्नी को और उस दिन को देखता है जिस दिन उसका घर जला दिया गया था और उसकी पत्नी को मार डाला गया था।
फिट्जजेराल्ड को ग्लास के साथ एक पल अकेले रहने का मौका मिलता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे खुद को मार डालने की इजाज़त दे दे ताकि उसके खुद के बेटे हॉक सहित और कोई भी उसकी वजह से धीमा ना हो जाए या उसके साथ साथ मरने का इंतजार ना करे। चूंकि ग्लास बात करने में असमर्थ है, फिट्जजेराल्ड सुझाव देता है कि यदि वह इस बात से सहमत है तो ग्लास पलके झपका कर इशारा दे, यह अच्छी तरह जानते हुए कि ग्लास को अंत में फिट्जजेराल्ड के प्रस्ताव को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पलके झपकाए बिना कितनी देर ही रह सकता है भला। ग्लास अपनी आंखों को झपकाने के बजाय बंद करने से पहले काफ़ी देर तक खुला रखता है। फिट्जजेराल्ड जानबूझकर इसे पलक झपकने का परमिशन मान लेता है और ग्लास का गला दबाना शुरू कर देता है। फिट्जजेराल्ड को अपने पिता का गला घोंटते हुए देखकर हॉक भागा भागा आता है। हॉक मदद करने के लिए ब्रिजर को बुलाना शुरू कर देता है और इसी बीच फिट्जजेराल्ड के साथ हॉक की हाथापाई भी शुरू हो जाती है, जिसमें वो शैतान हॉक के पेट में चाकू मार के उसे जान से मार देता है और ग्लास असहाय होकर देखता ही रहता है। फिट्जजेराल्ड हॉक के मृत शरीर को कुछ दूर कहीं जाके फेंक आता है और ब्रिजर से कहता है कि वह नहीं जानता है कि हॉक अचानक से कहाँ चला गया है। अगले दिन सुबह सुबह फिट्जजेराल्ड ब्रिजर को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए बोलता है और दावा करता है कि उसने नदी के किनारे आरिकारा इंडियंस को देखा है। शैतान फिट्जजेराल्ड पहले से ही ग्लास के लिए कब्र खोद के रखा था। फिट्जजेराल्ड ग्लास को जबरदस्ती गड्ढे में खींच के ले जाता है और उसे आधे मिट्टी के ढेर के नीचे जिंदा दफना देता है। ब्रिजर को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है और बहुत ही अनिच्छा के साथ वो ऐसा होने देता है। इस बीच हेनरी और शिकार दल के बाकी सदस्यों को फोर्ट क्योवा की ओर बढ़ते हुए कठिन रास्ता का सामना करना पड़ता है। फिट्जजेराल्ड और ब्रिजर अपने अलग हुए दल के साथ मिलने के लिए आगे बढ़ता रहता है। ब्रिजर को एहसास होता है कि फिट्जजेराल्ड झूठ बोल रहा था कि उसने नदी के किनारे आरिकारा इंडियंस को देखा था। वह अपनी राइफल फिट्जजेराल्ड पर तान देता है, जो उसे ब्रिजर से खींच के ले लेता है और उस पर उल्टा तान देता है। वह ट्रिगर खींचता है लेकिन अनलोडेड राइफल का एक खाली चेंबर पर क्लिक करती है और गोली नहीं चलती है। वो दोनों आगे चलते रहते हैं। ग्लास जाग जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करता है। वह खाना और गर्मी की तलाश में जंगल में रेंगना शुरू कर देता है। वह देखता है कि हॉक का मृत शरीर ठंड में जम रहा है। ग्लास अपने बेटे के शरीर पर सर रख के काफ़ी देर तक सोया रहता है और मरने के बाद उसके साथ रहने की कसम भी खाता है। वह गर्म रहने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए एक मोटी भालू की खाल ढूंढता है। जैसे जैसे वह जंगल में घूमता रहता है, वह जड़ों और मरे हुए मवेशियों के बर्फ में जमे हुए मांस को खाता रहता है। वह अतिरिक्त गर्मी के लिए आग जलाने का प्रयास करता है और अपने गले में घाव को सील करने के लिए अपने बचे हुए बारूद में से कुछ का उपयोग करता है। फिट्जजेराल्ड और ब्रिजर अभी भी चल रहे हैं। अपने रास्ते वो एक जली हुई बस्ती को देखते हैं जिसके शव जमीन पर फैले हुए हैं। एक महिला अपनी जली हुई झोपड़ी से निकलती है और उनको देखती है। ब्रिजर चुपचाप उसके लिए कुछ खाना छोड़ देता है। ग्लास ठंड में जम रहा होता है और उसे भूख से उसकी हालत खराब हो जाती है। वह नदी में एक जिंदा मछली को पकड़ के खा लेता है। वह एक पहाड़ी पर चलता है और देखता है कि एक रेड इंडियन मरे हुए बाइसन के शव को खा रहा है। ग्लास सावधानी से उसके पास आता है और खाने का इशारा करता है। इंडियन को उस पर दया आ जाती है और उसकी ओर बाइसन का एक ऑर्गन खाने के लिए फेंकता है, जिसे ग्लास बड़े चाव से खाता है। सुबह रेड इंडियन ग्लास के शरीर पर भालू के घाव देखता है जो अब सड़ने लगे हैं। ग्लास उसे बोलता है कि उसके अपने ही लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और उसके बेटे को भी मार डाला। रेड इंडियन ग्लास को बोलता है कि उसके पूरे परिवार को पड़ोसी दुश्मन रेड इंडियंस कबीले वालों ने मार डाला। फिट्जजेराल्ड और ब्रिजर फोर्ट क्योवा के चेकपोस्ट पर पहुंचते हैं और अपनी पार्टी में फिर से शामिल हो जाते हैं। फिट्जजेराल्ड हेनरी को बताता है कि वो ग्लास या हॉक को नहीं बचा सके और झूठ बोल के अपना $100 का भुगतान ले लेता है। ब्रिजर शांत रहता है लेकिन परेशान है और बोनस भुगतान से इनकार कर देता है। ग्लास और वो अनजान रेड इंडियन अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। वे शाम को बैठकर अपने मुंह में आसमान से गिर रहे बर्फ़ को पकड़ते हुए बिताते हैं। पहली बार बहुत समय बाद ग्लास के चेहरे पर कुछ शांति दिखती है, मगर देखते ही देखते बर्फबारी तेज हो जाती है और ग्लास को भयानक बुखार आ जाता है। वो रेड इंडियन तुरंत लकड़ी और सूखे घास की मदद से एक छोटी झोपड़ी बनाता है और ग्लास को उसके अंदर डाल देता है ताकि वो बर्फीले हवाओं से सुरक्षित रहे। ग्लास को फिर से हेलुसिनेशंस आने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी मरी हुई पत्नी की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है और फिर एक पुराने चर्च में अपने मरे हुए बेटे हॉक को देखता है और उससे गले लगा लेता है। रेड इंडियन ग्लास के घावों को ठीक करने के लिए कुछ मंत्र पाठ भी पढ़ता है। जब ग्लास जागता है वो देखता है कि रेड इंडियन चला गया है।
थोड़े समय बाद वह देखता है कि रेड इंडियन को फ्रांसीसी फर ट्रैपर्स ने फांसी पर लटका दिया है। ग्लास उनके कैंप में चुपचाप घुस जाता है और एक व्यक्ति को एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखता है। यह वही पोवाका होती है जिसे री इंडियंस खोज रहे होते हैं। ग्लास बलात्कारी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और पोवाका को मुक्त करा देता है। फिर ग्लास एक घोड़े को पकड़ के भाग निकलता है और अन्य घोड़ों को भी अपने बंधन से मुक्त करवा देता है। वह जंगल में एक स्थान पर जाता है और वहां अपने लिए आग जलाता है। सुबह पोवाका की खोज करने वाले री इंडियंस अचानक से हमला कर देते हैं। ग्लास अपनी राइफल से उन्हें बस थोड़ी देर के लिए ही रोक पाता है और इसी बीच अपने घोड़े पर भागने की कोशिश करता है। री इंडियंस अपने घोड़ों पर उसका पीछा करते हुए एक छोटी पहाड़ी के ऊंचे चट्टान के बगल में आ पहुंचते हैं, जहां से अपनी जान बचाने के लिए ग्लास और उसका घोड़ा पहाड़ के किनारे से नीचे छलांग लगा देते हैं। घोड़ा मर जाता है और ग्लास फिर से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही रात होती है और ठंड बढ़ती है, वह अपने मरे हुए घोड़े को काटता है, उसके अंगों को निकालता है और गर्माहट के लिए उसके शव के अंदर अपने शरीर को डाल देता है। बहुत घंटों बाद जब वह जागता है, वो घोड़े के शव से बाहर निकलता है और एक बर्फ की गुफा के अंदर चला जाता है। वहां वो जमीन पर लिखता है, फिट्जजेराल्ड ने ही मेरे बेटे को मारा है। कुछ समय बाद फोर्ट कियोवा के चेकपोस्ट पर एक फ्रांसीसी शिकारी ह्यू ग्लास की पानी की कैंटीन के साथ आता है, जिसे ब्रिजर ने ग्लास के दफनाए जाने वाले जगह पे ही अनजाने में छोड़ दिया था। यह सोचते हुए कि फ्रांसीसी ने शायद इसे हॉक से लिया होगा, हेनरी जंगल में एक सर्च पार्टी लेके निकल पड़ता है। वहां वो ग्लास को लंगड़ाते हुए उनकी ओर आते हुए देखता है। वो उसे वापस चेकपोस्ट पर ले आते हैं। हेनरी को पता चलता है कि फिट्जजेराल्ड वहां से तिजोरी के सारे पैसे लेके फरार हो चुका है। फ्रांसीसी शिकारी उसे बताता है कि उसने सुना है कि फिट्जजेराल्ड टेक्सास जा रहा था। इसके बाद हेनरी अपनी राइफल से ब्रिजर को पीट कर जमीन पर गिरा देता है और उसे कटघरे में बंद कर देता है। ग्लास हेनरी के सामने ब्रिजर के बेगुनाही की गवाही देता है और कहता है कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा था। वह हेनरी को यह भी बताता है कि कैसे उसने फिट्जजेराल्ड को अपने बेटे को उसकी आंखों के सामने मारते हुए देखा। यह सुनकर कि फिट्जजेराल्ड टेक्सास जा रहा है, ग्लास हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी तलाश करने निकलना चाहता है। हेनरी थोड़ी अनिच्छा के साथ ग्लास को शिकार में शामिल करने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों फिट्जजेराल्ड को घेरने के लिए अलग अलग दिशा से आने का फैसला करते हैं। हेनरी सबसे पहले फिट्जजेराल्ड को ढूंढता है और हत्या के मुकदमे में उसे गिरफ्तार करना चाहता है। दोनों लोग एक दूसरे पर अपनी बंदूकें तान देते हैं, मगर फिट्जजेराल्ड हेनरी की हत्या कर देता है। ग्लास हेनरी के डेड बॉडी को ढूंढता है और एक लकड़ी की शाखा के सहारे वापस घोड़े के ऊपर बिठा देता है। वो फिट्जजेराल्ड को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं, जो दूर से अपनी राइफल से फायर करता है। वह सोचता है कि उसने ग्लास को मार डाला है, लेकिन असल में उसने हेनरी के डेड बॉडी पर ही गोली मारी थी। इसी बीच ग्लास फिट्जजेराल्ड को छिप के गोली मार के घायल कर देता है। अब फिट्जजेराल्ड भागता है और ग्लास उसका पीछा करता है। दोनों जंगल में एक दूसरे को घेर लेते हैं और फिर दोनों आपस में चाकू और कुल्हाड़ी से भयानक युद्ध करने लगते हैं। ग्लास फिट्जजेराल्ड के चाकू से उसी को पेट में घोंप देता है। फिट्जजेराल्ड भी ग्लास के हाथ पर चाकू घोंप देता है, मगर ग्लास फिट्जजेराल्ड के पीठ पर कुल्हाड़ी से मारता है और आखिरकार फिट्जजेराल्ड पर काबू पा लेता है और उसे लगभग खत्म ही कर देता है। जब फिट्जजेराल्ड अचानक से ग्लास को बोलता है कि उसे मारने से उसका लड़का वापस नहीं आएगा, खाड़ी के दूसरी ओर ग्लास उन री इंडियंस को देखता है जो अब तक उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अब पोवाका के साथ है। ग्लास फैसला करता है कि बदला लेना भगवान के हाथ में है, इसलिए वो फिट्जजेराल्ड को पानी में धकेल देता है और उसे री इंडियंस के पास तैरने देता है। मुखिया फिट्जजेराल्ड को पकड़ लेता है और चाकू से उसकी हत्या कर देता है। वो ग्लास को छोड़ देते हैं क्योंकि पोवाका ने उन्हें बताया होगा कि ग्लासी ने उसे फ्रांसीसी ट्रैपर्स के चंगुल से मुक्त कराया था। हालांकि ग्लास अपना बदला ले लिया होता है, वो एक बार फिर अकेला है और ठंडे में अकेला भटकता रहता है। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपनी पत्नी को एक बार फिर हैलुसिनेशन में देखता है। फिल्म के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि ग्लास की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और वो एकटक शून्य में देखता रहता है और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये थी ऑस्कर विनिंग मूवी द रेवेनेंट की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।